हाँ जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि हम बात करें कि हमारी कंट्री के अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, या अमेरिका के अंदर फेडरल बैंक है। तो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जब इकॉनमी के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट करता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा, ताकि मनी की से मार्केट के अंदर क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना चला जाए, यानी क्रेडिट की सप्लाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में लोगों के पास जाएगा वो भी ठीक नहीं है, कम होना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा पैसा जाएगा तो क्या एग्रीगेट डिमांड जो होगी ओवरऑल इकॉनमी के अंदर फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके कंपैरेटिवली अगर सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। इसीलिए सेंट्रल बैंक जो है किसी कंट्री का, और अगर हम यहाँ बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है, वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, या हम बात करें कि मनी की अवेलेबिलिटी को ठीक करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, ताकि इकॉनमी जो है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है, जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसके अंदर क्या है ना आए, तो वो कुछ मेजर्स लेता है। तो जो महंगाई के ऊपर चेक लगाने के लिए या मंदी को ठीक करने के लिए वो क्या करता है, कुछ मेजर्स अडॉप्ट करता है। और और क्या बात करें कि वो कॉस्ट ऑफ मनी, उस यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मैनिपुलेट करता है, ताकि इकॉनमी के अंदर जो ग्रोथ है वो बेटर तरीके से हो सके। क्योंकि ज़्यादा अगर कॉस्ट ऑफ मनी मींस कि जिस रेट के ऊपर बैंक्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, अगर तो लोग जो लोन होंगे वो कम डिमांड करेंगे, तो मार्केट सब में सप्लाई पैसे की कम जाएगी, तो क्या होगा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एग्रीगेट कंजप्शन नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि मार्केट में और एग्रीगेट कंजप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो प्राइस है, जो इन्फ्लेशन है, जो सस्टेन कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है, वो एक लेवल के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट के अंदर मंदी है तो क्या किया जाएगा, तो केंद्रीय बैंक अपना जो रेट है इंटरेस्ट का, वो जो कमर्शियल बैंक वाया कमर्शियल बैंक, मतलब जो अपना रेट को वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और फर्दर फिर क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं लोन, वो भी क्या होंगे, नॉर्मल रेट्स पे देंगे, तो ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी, पैसा ज़्यादा जाएगा, क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका मार्केट के अंदर डिमांड शुरू और होगी, एग्रीगेट डिमांड और होगी, एग्रीगेट डिमांड और होगी तो फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो जिससे इकॉनमी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो वही रियल फ्लो ऑफ मनी फ्लो जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था इकॉनमी के अंदर, वो रियल फ्लो और मनी फ्लो डिफरेंट सेक्टर्स जितने भी, चाहे गवर्नमेंट था, चाहे आपका हाउस होल्ड था, चाहे प्रोडक्शन था, चाहे आपका हमारा अब्रॉड का था, तो वो सभी की साइकिल जो है वो रियल और मनी की बहुत चलती रहनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी अगर किसी सिचुएशन में कोई सिचुएशन लीकेजेस वगैरह विड्रॉल्स की आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा समस्या करती है। तो इस वजह से ज़रूरत क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है बहुत बड़ा रोल मेजर प्ले करती है। अब हम बात करें कि कुछ डेफिनेशंस की, तो मॉनेटरी पॉलिसी जीसी एस्टन के अकॉर्डिंग वो क्या है कि इन्वॉल्व द इन्फ्लुएंस ऑन लेवल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है उसको प्रभावित करती है मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे, बाय मैनिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कि एग्रीगेट डिमांड मार्केट में जो होगी उसको एग्रीगेट डिमांड जो मार्केट में होगी उसको प्रभावित करती है। कैसे से हम बात कर चुके हैं कि डिमांड को, अगर पैसे की सप्लाई जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तो पैसे की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घटा देंगे तो पैसे की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करके और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को मैनिपुलेट करके
कि बाय वे ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा या बाय वे ऑफ कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होगा, उससे प्रभाव जो है एग्रीगेट डिमांड का वो क्या है, उसको प्रभावित किया जा सकता है बाय वे ऑफ इंड्यूसिंग मॉनेटरी पॉलिसी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला हमने बात की कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पर अगर एक इकॉनमी के अंदर प्रिवेलिंग वेजेस रेट, जो वेज रेट है उसके ऊपर लोग विलिंग है उसका पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो अवेलेबल हो रहा है उनको, तो वो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है, क्या, खासकर लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर, कि वहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या जो है वो क्या हो, ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। अब उस कैसे कम होगी? जब जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी के अंदर हैं वो लोग को एक जो भी काम करने के इच्छुक हैं उनको काम मिलेगा, चाहे जो भी प्रिवेलिंग रेट के ऊपर उनको जो भी काम मिल रहा है वो करने के लिए तैयार हैं। तो अब काम कब करेंगे? जब काम मिलेगा कैसे? अगर मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कब होगा? जब प्रोडक्शन करने के लिए फंड्स होंगे। प्रोडक्शन करने के लिए फंड्स कब होंगे? अगर मान लो उनके पास कुछ क्रेडिट की सप्लाई नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक आप एवेन्यूज़, बिजनेस एवेन्यूज़ कैसे खुल सकते हैं? तो बिजनेस एवेन्यूज़ खुलने के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस एवेन्यूज़ हैं उनको अपना कार्य क्षेत्र का एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ते जाएँ, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते जाएँ, जिससे इकॉनमी की ग्रोथ तो हो रही है, प्रोड्यूसर का भी बेनिफिट हो रहा है और लोगों को भी क्या है रोज़गार मिल रहा है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसके लिए क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी जो है, उसका पर्पस क्या रहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, चीफ मनी पॉलिसी, यानी कि कम रेट के ऊपर जो है उद्योगों को या जो आपका वीकर सेक्शन है आपका, उनको तो कम रेट के ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर रेट की अवेलेबिलिटी कराती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, बिजनेस एवेन्यू खुल सकें, या जो हमारे या लोन अगर डायरेक्टली कंज्यूमर लेकर जा रहा है तो उससे क्या होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मनी जो है फैक्टर ऑफ इनकम मिल रही है या बाय वे ऑफ लेंडिंग कुछ कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने के लिए फंड्स रेज किए जा रहे हैं किसी के द्वारा, तो उससे क्या होगा, उससे जीडीपी की ग्रोथ तो होगी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनकम जनरेट होती है तो उस साइड क्या है, रियल फ्लो भी होता ही होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर दिया जाता है ताकि पैसा ज़्यादा जाएगा तो इन्वेस्टमेंट्स भी होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होगा और एग्रीगेट डिमांड भी फर्दर बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की सिनेरियो को क्या किया जाता है, इक्वेट किया जाता है इन सिस्टम से। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? अब हम वही बात करें जैसे हमने पहले पढ़ा कि चीप रेट कर दिया जाता है तो इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट इट मीन्स क्या है, एक तरह से वो कैपिटल फॉर्मेशन है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, हम क्या कहते हैं, जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हमारा क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो काफ़ी लो है क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा लो है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इकोनॉमीज़ के अंदर है वो काफ़ी लो है। अब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों लो है? क्योंकि वहाँ पर जो कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि जितना ज़्यादा अर्न किया जा रहा है बाय प्रोड्यूसर्स जो है, वो उतना एक्सपेंशन और हो सकता है, बिजनेस एवेन्यूज़ और लग सकते हैं। तो जो पैसा एक्सपेंशन के लिए होना चाहिए ना, वो उतना होता नहीं है। अब जितना एक्सपेंशन अगर और कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा नहीं होगी तो फंड्स ज़्यादा और नहीं लगाए जाएंगे फर्दर और सक्सीड और मार्केट को एक्सपांड करने के लिए और जीडीपी की ग्रोथ के लिए। तो फिर फर्दर जो इंडिकेटर्स हैं हमारे जीडीपी और नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से
हमारे नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है ताकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मनी सप्लाई होगी। मार्केट में मनी सप्लाई होगी तो बिजनेस एवेन्यूज़ लगेंगे, छोटे उद्योग लगेंगे। कुछ मेजर्स लिए जाते, जैसे हमने बात की थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है वो बहुत से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा क्या है लगाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। चाहे आपका हम क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वालिटेटिव की बात करें, कि वो बैंक रेट्स को कम करती हैं, जिससे मार्केट में एक्सपेंशन होता है रेट का, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है वो या तो इन्वेस्टमेंट, इतना से कैपिटल फॉर्मेशन के तौर पर जाएगा, या फर्दर फिर जीडीपी ग्रोथ होगी, और फर्दर फिर उससे फैक्टरी इनकम आएगी। फैक्टरी इनकम आएगी तो फर्दर फिर उससे गुड एंड सर्विसेज का परचेज किया जाएगा। एक ये तरीका है कि बैंक रेट्स को मैनिपुलेशन करके आपका रेट सप्लाई को क्या है कंट्रोल किया जाता है। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक केस के अंदर, जैसे कि एग्रीकल्चर है उसको कम रेट के ऊपर जो है वो क्या है लोन प्रोवाइड किया गया, जिससे एग्रीकल्चर और ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी हो, तो किसान को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। और फिर अगर एग्रीकल्चर लेवल के और मटेरियल अच्छा होगा, बेटर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो फर्दर इंडस्ट्रीज़ को भी तो एज अ रॉ मटेरियल फिनिश काम करने के लिए वो चाहिए, तो फिर इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ होगी। तो वो क्या है, को डिपेंडेंसी हो जाती है सेक्टर्स की आपस के अंदर। तो बहुत ज़रूरी है मॉनेटरी पॉलिसी का आना, क्योंकि जो मनी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा हम उतनी भी एक्सपेंशन नहीं, उतना भी पैसा नहीं बढ़ा सकते मार्केट में, जिससे एग्रीगेट डिमांड इतनी ज़्यादा आ जाए सप्लाई के बानिस्बत की इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाए। और उतना भी कम नहीं होना चाहिए कि इतना भी कंट्रोल करके नहीं रखना है कि मार्केट के अंदर के लोग, कि दूसरे जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको ना एम्प्लॉयमेंट मिले, और वो क्या है हाई प्राइस की वजह से कुछ खा पी भी नहीं पा रहे हैं। तो वेलफेयर और प्रॉफिटेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी की, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेम वही बात है कि ना तो प्राइस मतलब फ्लक्चुएशन जो है प्राइस के अंदर, कभी इन्फ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई, कि एक जो तबका है, जिस नंबर ऑफ पीपल है उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एग्रीगेट डिमांड किए जा रही है, इसकी वजह से सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो फिर इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा अपवर्ड अगर ट्रेंड रहेगा प्राइस का, इन्फ्लेशन रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है कंट्रीज़ के लिए, खासकर अंडर डेवलपिंग या आपके लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया जैसी के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, इसलिए हाँ, तो इससे इनइक्वालिटीज़, रिचर सेक्शन के पास कंजप्शन के लिए होगा, वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देता है, क्योंकि उसके पास तो चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी प्राइस चला जाए, वो तो डिमांड करेगा ही करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, जब प्राइस हाई होगा और गरीब लोग हैं वो परचेज नहीं कर पाते, सिचुएशन वहाँ पर ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी भी कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी करती है, जिस वजह से कि पैसा इस तरह से लोअर इंटरेस्ट ऑफ रेट के ऊपर एक्सपेंशन किया जाए कि वीकर सेक्शंस के पास भी बाय वे ऑफ जनरेटिंग वो एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगें, और वो इनकम जनरेट करें, और उससे अपना घर का जो है जो लालन पालन कर पाएँ वो हो सके। और मीन्स तो उन्हें कर्ब करनी है वो सारी टेंडेंसीज़ कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना मंदी रहे, ना ही क्या हो जो है इन्फ्लेशन महंगाई रहे। एक्सचेंज स्टेबिलिटी और पर्पस क्या रहता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का, कि हम बात करते हैं डॉलर का वैल्यू जो है वो कंपैरेटिव टू रुपी घटती बढ़ती रहती है। तो अगर $1 की वैल्यू के बदले, $1 के बदले में बहुत ज़्यादा जो है रुपीज़ देने पड़ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे डॉलर तो अप्रिशिएट हो, लेकिन हमारा जो वैल्यू ऑफ रुपी यानी कि जो रुपये है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक चेक्स लगाया जा सके। कई बार क्या करते हैं, तो इससे क्या होगा, अब क्योंकि एक्सचेंज रेट हम बात करें, जब हम इंपोर्ट करते हैं
तो हमें क्या है डॉलर के फॉर्म में देना पड़ता है। एक्सपोर्ट करते हैं डॉलर हमारे पास आता है। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे पास से जो पैसा है और वो पैसा जा रहा है डॉलर की फॉर्म में, तो रुपया बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या है निकल रहा है हमारी कंट्री से, हमारी इकोनॉमी से। तो इससे क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि व्हेन इम्पोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एक्सपोर्ट से, तो डॉलर हमें ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं और उसके बदले में हमारे रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। और क्योंकि एक्सचेंज रेट बहुत हाई है, इस वजह से हमारी इकॉनमी से तो काफ़ी हिल जाएगी। इस वजह से ज़रूरत क्या पड़ जाती है एक मॉनेटरी पॉलिसी की, कि वो रेगुलेट करे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, ताकि सप्लाई ऑफ डिमांड जो इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर या जो इंटरनेशनल ट्रेड में मनी और सप्लाई की इक्वेशन को क्या है स्टेबल किया जा सके। रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अब हम वही बात करें कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है कि क्लास डिवाइड है। क्लास डिवाइड कि रिच सेक्शन रिचर होता जाता है, पुअर सेक्शन पुअरर होता जाता है। तो अब जो ये सिचुएशन है इसको ठीक करने के लिए हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट को इस तरह से एक चेक्स लगाता है जिससे कि अगर मार्केट में जो वीकर सेक्शन को अगर कुछ बिजनेस वगैरह लगाए तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या है लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा सके, जो वो भी क्या है एक्सट्रीम लाइन के अंदर आ सके। तो जो कहते हैं ना एक ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिचर एंड पुअरर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार भी मेजर लगाती है, जो खासकर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के अंदर। उसमें क्या किया जाता है, सरकार प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। जितने भी रिच हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो रिवेन्यू उनके पास से आएगा, रिवेन्यू जो है वो सरकार का बढ़ेगा। पैसा की सप्लाई वहाँ से कम होकर कहाँ पर आएगी, वो सरकार के हाथ में आएगी, जिससे रिच के पास पैसा खर्च करने के लिए कम होगा। खर्च करने के लिए कम होगा तो वो क्या करेगा, उसकी डिमांड के अंदर थोड़ा बहुत कमी रहेगी और उस पैसे को यूज़ किया जाता है सरकार द्वारा लोगों जो वीकर सेक्शन है उनके सोशल वेलफेयर के लिए या सब्सिडाइज करने के लिए कुछ ऐसे जो हैं उद्योग वगैरह या कुछ ऐसे स्कीम्स वगैरह या बेनिफिट्स वगैरह, जिससे दूसरों को क्या है एक स्ट्रीमलाइन के अंदर लाया जा सके। तो जो एक जो रिच क्लास डिवाइड है उसको क्या है कॉम्बैट किया जा सके। तो ये ज़रूरी है।